अभी हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि जो ब्याज दरें हैं उन्हें अपरिवर्तित रखा जाए। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। स्टेइंग अकोमोडेटिव, स्टेइंग यानी बने रहना, अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि स्थिति को देख के रिएक्ट करना, कि भाई बाजार कैसा चल रहा है उस अनुसार जो है आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आरबीआई अपनी ब्याज दरों को भी बाजार को देख के घटाएगी बढ़ाएगी। द आरबीआई कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप इट्स गार्ड। देखो, ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है कि आपने जो सुरक्षा बरत रखी है, जो एहतियात के कदम आपने उठा रखे हैं, उनको छोड़ देना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई आरबीआई इस बात को वहन नहीं कर सकती। अफोर्ड कर पाना यानी वहन कर पाना। टू ड्रॉप इट्स गार्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, कि कीमतों के स्थायित्व से जुड़ी हुई अगर बात आती है तो वहाँ पर आरबीआई जो है मतलब अपने आप को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ सकती। वाइल इन सर्च ऑफ ग्रोथ, जबकि इन सर्च ऑफ ग्रोथ, कि ठीक है आरबीआई जो है वृद्धि के लिए मतलब वृद्धि करना चाहती है, वृद्धि को देखना, भाई जीडीपी जो है उसमें ग्रोथ देखना चाहती है आरबीआई, है ना। तो ग्रोथ के लिए आरबीआई जो है बड़ी ही तत्पर है, लेकिन ग्रोथ की खोज में होने के साथ साथ ये जरूरी है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, वहाँ भी चौकन्ना रहना जरूरी है। आर्म्ड विथ अ रिन्यूड मैंडेट टू कंटेन इन्फ्लेशन। आर्म्ड विथ का मतलब है किसी का सपोर्ट मिल जाए आपको, है ना, किसी से लैस हो जाओ आप, हथियारों से सुसज्जित या किसी अन्य बात से सुसज्जित हो जाओ आप। विथ अ रिन्यूड का मतलब है नई, मैंडेट आदेश, टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रास्फीति या फिर महंगाई, विद इन अ 2 परसेंटेज पॉइंट रेंज ऑफ द टारगेट 4%। तो आर्म्ड विथ अ रिन्यूड मैंडेट, कि भाई एक नए आदेश के साथ आरबीआई जो है सुसज्जित है। क्या है वो? एक तरीके से नया ऑर्डर। टू कंटेन इन्फ्लेशन, कि भाई क्या करना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। और क्या रखना है मुद्रास्फीति को, किस क्या डिसाइड किया है? विद इन ए 2 परसेंटेज पॉइंट रेंज, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2% की पॉइंट रेंज में होना चाहिए मामला, है ना, कि भाई इतना 2% आगे 2% पीछे। टारगेट रखा गया है 4% का, इन्फ्लेशन इस टारगेट के आसपास रहनी चाहिए। एंड माइंडफुल ऑफ द पेंडेमिक्स लेटेस्ट वेव, और आरबीआई इस बात के प्रति भी होशपूर्ण है, आरबीआई को इस बात का भी ध्यान है, ऑफ द पेंडेमिक, कि ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है ना, उसकी लेटेस्ट वेव, कि भाई एक बार फिर से उसकी लहर, कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से लौट रही है। तो इस बात का भी ध्यान, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हैज़ ऑप्टेड, उसने चुना है, किस चीज़ को चुना है? टू रीअफर्म, दोबारा से पुष्टि करने को, इट्स ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव स्टांस। ग्रोथ सपोर्टिव यानी कि वृद्धि को बढ़ावा देने वाली अकोमोडेटिव स्टांस, है ना। आरबीआई ने क्या चुना है? स्टांस का मतलब है आपका क्या नजरिया है, आपका क्या रुख है ना, आप क्या पक्ष लेते हो। तो आरबीआई ने पक्ष लिया है अकोमोडेटिव स्टांस का, कि भाई आरबीआई ने तय किया है कि मार्केट को देखा जाएगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखा जाएगा, उस अनुसार ही आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करेगी ना। तो आरबीआई ने इस बात की पुष्टि की है कि इसकी ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव स्टांस, की भाई आरबीआई ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी नीति अपनाई जाए जो कि ग्रोथ सपोर्टिव हो, जो कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ प्रदान करे, और हमारा जो स्टैंड रहेगा वो रहेगा अकोमोडेटिव, कि हम बाजार को देख के एक्शन लेंगे। एंड कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज, और आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आरबीआई की जो भी ब्याज दरें हैं उन्हें अपरिवर्तित रखा जाए। द एमपीसी, कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, विच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, कि भाई ये जो हमारा नया वित्तीय वर्ष है, इस नए वित्तीय वर्ष में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है पहली इसकी मीटिंग हुई। ऑल्सो मेंटेन, तो उस मीटिंग में आरबीआई की एमपीसी ने इस बात को भी मेंटेन किया, इस बात को भी देखा। इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब होता है भविष्य के बारे में अंदाज लगाना, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। इट्स प्रोजेक्शन फॉर जीडीपी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, जीडीपी एक्सपेंशन इन द करंट फिस्कल एट 10.5%।
तो आरबीआई की ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इस नए वित्तीय वर्ष में पहली बार मिली और उस मीटिंग के दौरान आरबीआई की एमपीसी ने इस बात को भी मेंटेन किया कि इस बात को भी प्रोजेक्शन कि भाई भविष्य में एक तरीके से क्या अनुमान रहने की उम्मीद है कि जीडीपी का जो विस्तार है वह जीडीपी एक्सपेंशन इन द करंट फिस्कल कि ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसमें जीडीपी के बारे में अनुमान व्यक्त किया है एमपीसी ने 10.5% रहने का। नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद है ना, द रिस्क कि भाई कई खतरे भी तो जुड़े हुए हैं, टू द फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब है किसी के बारे में भविष्यवाणी करना है ना, कि भाई ठीक है आरबीआई की एमपीसी ने कह तो दिया कि इस वर्ष जीडीपी जो है 10.5% रहेगी, हालांकि ये रिस्क भी बना हुआ है ना, इस खतरे के बावजूद एमपीसी ने कहा है, कौन सा खतरा, कि भाई ये जो फोरकास्ट की है ना एमपीसी ने, फ्रॉम द करंट अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब है बढ़ोतरी होना, इन नोवल का मतलब है नया, कोरोना वायरस केसेस, कि भाई नोवल कोरोना, देखो ये जो कोरोना वायरस है ये पहली बार पूरी दुनिया ने इस वायरस का सामना किया है, इसलिए इसको हम नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल नया कोरोना वायरस। तो फ्रॉम दी, देखो रिस्क किस बात से बनी हुई है, रिस्क बनी हुई है कि ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं इनमें अपसर्ज, इनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी होती है तो वो जीडीपी को भी तो प्रभावित करेगी ना, लेकिन इसके बावजूद भी एमपीसी ने ये जो 10.5% कहा है ना जीडीपी के बारे में, तो इस तथ्य को देखते हुए कहा है, ये डिटेल कहना चाह रहा है। एंड एसोसिएटेड लोकलाइज्ड लॉकडाउन, देखो कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तो है कि कोरोना वायरस के केसेस में जो है वृद्धि हो सकती है, दूसरा एक बात और क्या जुड़ी हुई है एसोसिएटेड, लोकलाइज्ड लॉकडाउन, लोकलाइज्ड का मतलब है क्षेत्रीय स्तर पे है ना, लॉकडाउन लगा देना कि भाई अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं, अगर कोरोना वायरस के केसेस में अपसर्ज देखने को मिलता है तो जगह जगह क्षेत्रीय स्तर पे हमें लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं, जब लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं तो अर्थव्यवस्था जो है उस लॉकडाउन से प्रभावित होती है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि आरबीआई की एमपीसी ने प्रोजेक्ट किया है ना, अनुमान व्यक्त किया है, फोरकास्ट किया है कि भाई जीडीपी जो है 10.5% इस वित्तीय वर्ष में रहने की उम्मीद है। एक्सप्लेनिंग द राशनल का मतलब है लॉजिक, तर्क, फॉर इट्स पॉलिसी स्टांस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू स्टे अकोमोडेटिव फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी। एक्सप्लेनिंग द राशनल का मतलब है लॉजिक, फॉर इट्स पॉलिसी स्टांस कि भाई जो पॉलिसी आरबीआई ने अपनाई है या फिर आरबीआई की एमपीसी ने जो पॉलिसी है ना, जो पक्ष आरबीआई ने लिया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको एक्सप्लेन करते हुए, ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू, ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू का मतलब बिल्कुल तैयार रहना है ना, तैयार होना, ये बी की फॉर्म है बीइंग है ना, तैयार होना, ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू स्टे अकोमोडेटिव, कि भाई आरबीआई की एमपीसी का कहना है कि वह बिल्कुल तैयार है ना, वह बिल्कुल अकोमोडेटिव बनी हुई है, फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, कि जब तक जरूरत है तब तक के लिए आरबीआई, या यूं कहें कि आरबीआई की एमपीसी जो है वो अकोमोडेटिव पक्ष लिए हुए है ना, वो बाजार को देख के ही अपना नजरिया निर्धारित करेगी। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए अकोमोडेटिव बनी हुई है आरबीआई की एमपीसी, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स ड्यूरेबल, कि हमारी जो आर्थिक वृद्धि है वह टिकाऊ बन जाए, वह ड्यूरेबल बन जाए। द कमिटी वाज अनएम्बिग्यूअस दैट इट्स एक्शंस वर born of the need to stay supportive at a time when there was a real threat. The committee was unambiguous, कि भाई ये जो आरबीआई की कमेटी है ये बिल्कुल स्पष्ट थी, इस बारे में किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट इट्स एक्शंस वर, कि भाई आरबीआई की कमेटी का कहना था कि भाई हमारे जो आरबीआई की कमेटी का कहना था कि उसके जो एक्शन हैं, यानी कि एमपीसी ने जो एक्शन लिए हैं वे कहाँ से पैदा हुए हैं, वर बॉर्न ऑफ दी नीड, वे इस ज़रूरत से पैदा हुए हैं टू स्टे सपोर्टिव, कि भाई आरबीआई की एमपीसी का कहना है कि हमें क्या करना है, सपोर्टिव रहना है, हमें सपोर्ट प्रदान करना है, एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन देयर वाज अ रियल थ्रेट, जबकि वास्तविक खतरा है, दैट द रीन्यूड जंप इन कोविड-19 इन्फेक्शंस, रीन्यूड का मतलब है एक पुनः नए सिरे से एक वृद्धि हमें देखने को मिलती है, कि भाई पुनः एक नए सिरे से कोविड-19 इन्फेक्शन के जो केसेस हैं उनमें एक तरीके की वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है, तो ये खतरा बना हुआ है। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के ये जो आरबीआई की एमपीसी के जो एक्शंस हैं वे आए हैं।
तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक बार फिर से कोविड-19 के इन्फेक्शन में जो बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसके चक्कर में क्या हो सकता है, कुड डैम्पन का मतलब है कमजोर कर देना, वीक कर देना द डिमांड। तो कोविड-19 के इन्फेक्शन में बढ़ोतरी होने से क्या हो सकता है कि डिमांड में कमी आ सकती है, कुड डैम्पन द डिमांड फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, कि भाई ऐसे क्षेत्र है ना, सर्विसेज ऐसे क्षेत्र कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब होता है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जिनमें लोग बाग बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिनमें लोग बाग बहुत पास पास होके काम करते हैं, है ना, कि भाई जैसे कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में मजदूर होते हैं तो बड़े ही पास पास होके काम करते हैं ना, ज़्यादा गैप नहीं होता उनमें। तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है तो उससे क्या हो सकता है, कुड डैम्पन द डिमांड, वहाँ पे तो फिर हो सकता है कि भाई डिमांड में कमी आ सकती है, कहाँ पे, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में। रेस्ट्रेन ग्रोथ, कोविड-19 के दोबारा बढ़ने से क्या हो सकता है, रेस्ट्रेन का मतलब है लिमिट कर देना किसी चीज़ को, ग्रोथ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस का मतलब है आवेग, कि वृद्धि से जुड़े हुए जो आवेग हैं, रेस्ट्रेन ग्रोथ इम्पल्सेस का, रेस्ट्रेन का मतलब है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, एंड प्रोलॉन्ग द रिटर्न टू नॉर्मलसी। तो और इसके चक्कर में क्या हो सकता है, अगर कोविड-19 के केसेस बढ़ते हैं तो डिमांड में कमी आ सकती है, जो हमारी वृद्धि की जो रफ्तार है ना, वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि वह कंट्रोल हो सकती है, वह लिमिट में हो सकती है, वो है ना। एंड प्रोलॉन्ग का मतलब है और ज़्यादा लंबा कर देना है, और ज़्यादा बढ़ा देना, द रिटर्न टू नॉर्मलसी, कि कोविड-19 के पहले जो नॉर्मल हालत थी उस नॉर्मल हालत तक वापस पहुंचने में और लंबा समय लग सकता है। दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज़ डिप्ड, डिप का मतलब क्या होता है, डूबना, थोड़ा सा नीचे की ओर जाना, है ना, थोड़ा सा कमी आना, कि भाई जो उपभोक्ता है ना, उनका जो विश्वास है बाजार को लेके, है ना, उसमें कमी आई है ना। एज द एमपीसी नोटेड, ऐसा एमपीसी ने नोट किया, आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने इस बात को नोट किया कि भाई लोगों का, है ना, भाई जो उपभोक्ता है ना, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आई है। तो ये इस बात का क्लियर साइन है, इज अ क्लियर साइन दैट अनसर्टेनिटी क्लाउड्स द आउटलुक फॉर ग्रोथ, कि अनिश्चितता जो है ना, अनिश्चितता ने एक तरीके से किसी चीज को क्लाउड कर देने का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे छा जाना। तो अनिश्चितता छा गई है कहाँ पे, द अनसर्टेनिटी क्लाउड्स द आउटलुक फॉर ग्रोथ, कि अगर हम ग्रोथ के नज़ारे की बात करें, आउटलुक का मतलब है नज़ारा, कि अगर हम वृद्धि की बात करें, वृद्धि के नज़ारे की बात करें, तो वहाँ पर अनिश्चितता छाई हुई है। ऐड टू दिस, अब ये बात और ऐड कर लो, है ना, कौन सी बात ऐड कर लो, इस फैक्ट को और ऐड कर लो, इस तथ्य को और ऐड कर लो, दैट IHS मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे, ये एक सर्वे किया जाता है इसके द्वारा, ये जो IHS मार्केट है इसके द्वारा जो सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के तथ्य को भी ऐड कर लो। क्या सर्वे किया गया है, मार्च के लिए IHS मार्केट ने मार्च के लिए एक सर्वे किया है, उस सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है, रिवील्ड दैट business sentiment had slid to a 7-month low, business sentiment had slid to a 7-month low, कि भाई बिजनेस से जुड़ी हुई जो लोगों की भावनाएं हैं, हेड स्लिड, वह फिसल चुकी थी, खिसक चुकी थी, टू अ 7-month लो, कि भाई IHS मार्केट ने इस बात को देखा है अपने सर्वे में, मार्च का जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में IHS मार्केट ने इस बात को देखा है कि भाई देखो, बिजनेस सेंटिमेंट का मतलब होता है व्यापार के प्रति लोगों की भावनाएं कैसी हैं, व्यापार के प्रति लोगों का रुझान कैसा है। तो लोगों का बाजार के प्रति या मार्केट के प्रति जो रुझान है ना, उसमें कमी आई है, वो नीचे चला गया है, खिसका है, 7-month लो, कि पिछले 7 महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले 7 महीनों में सबसे कम लोगों का रुझान मार्केट की तरफ हमें देखने को मिला है। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, द रिसर्च फर्म्स, कि भाई ये जो IHS मार्केट है ना, जो कि रिसर्च करती है ना, फर्म का मतलब है कंपनी, कि ये जो IHS मार्केट है ना, इवन एज द रिसर्च फर्म्स सब्सिक्वेंट इंडिया सर्विसेज PMI रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, है ना, फॉलोइंग, उसके बाद में, कि भाई एक और रिपोर्ट आई उसकी, इंडिया सर्विसेज PMI रिपोर्ट, है ना। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है, शोड, उस रिपोर्ट ने ये दिखाया, बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज कंपनीज कंटिन्यूड टू शेड जेब,
कि भाई जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज है, इसके अलावा सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनीज है, लगातार वे क्या कर रही हैं, इस तरह की कंपनियां शेड। देखो शेड का मतलब क्या होता है, गिराना। जैसे कि पौधे जो होते हैं या पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियों को गिराते हैं ना, उसी तरह से गिराने का सेंस है शेड जॉब्स फॉर अ 13 मंथ। लगातार 13वें महीने में हमें ये देखने को मिल रहा है ना, मतलब साल भर से ज़्यादा हो गया, 13वां महीना चल रहा है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है तब से कि भाई जो निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, सर्विसेज क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ये लगातार अपनी जॉब्स में कमी कर रही हैं। विद जॉब्स एंड इनकम्स रिमेनिंग अंडर स्ट्रेस फॉर मिलियंस, कि भाई नौकरियां, इसके अलावा ये जो लोगों के आय के स्रोत हैं वे बने हुए हैं, रिमेनिंग अंडर स्ट्रेस है ना, उन पे दबाव बना हुआ है, फॉर मिलियंस, कि भाई लाखों लोग जो हैं वे तनाव की हालत में हैं, उनके पास जो है मतलब ठीक तरह से इनकम का साधन नहीं है ना, और जॉब को लेके भी वे स्ट्रेस में है, जॉब को लेके भी तनाव में है। एंड अनसर्टेनिटी, इसके अलावा अनिश्चितता बनी हुई है, किस बात को लेकर, ओवर द एफिकेसी एंड सेफ्टी। एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता, सेफ्टी है ना, सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है उस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर, और ये जो वैक्सीन है ये कितनी प्रभावी है, इस वैक्सीन की प्रभावशीलता को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना। एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन परसिस्टिंग, जो कि लगातार बनी हुई है, इवन एज, परसिस्टिंग का मतलब है बने रहना, यानी कि वैक्सीन की सेफ्टी और उसकी प्रभावशीलता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, इवन एज एट द सेम टाइम अथॉरिटीज सीक टू रैम्प अप द इम्यूनाइजेशन ड्राइव। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, उसी समय हम ये देखते हैं कि भाई एक तो वैक्सीन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, साथ ही जो हमारे अधिकारी हैं वे इस बात को चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, द इम्यूनाइजेशन ड्राइव। इम्यूनाइजेशन का मतलब है प्रतिरक्षीकरण, कि भाई कोई बीमारी है उस बीमारी के प्रति आपको इम्यूनाइज कर देना है ना। ड्राइव का मतलब है एफर्ट, कि भाई जो हमारे एक तरीके से संबंधित अधिकारी हैं वे क्या करना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के प्रति जो है इम्यूनाइज करने के लिए जो वैक्सीन का हमारा एफर्ट है उस एफर्ट को और इंक्रीज करना चाहते हैं। इट इज़ हार्ड टू फोरसी, इट इज़ हार्ड, ये काफ़ी मुश्किल है, टू फोरसी है ना, कि भाई इस बात की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कंजम्पशन डिमांड रीबाउंडिंग टू प्री कोविड-19 लेवल्स एनी टाइम सून, कि भाई यह भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है कि भाई ये जो उपभोग में जो डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड का मतलब है उपभोग करने में जो मांग है, रीबाउंड का मतलब है पुनः उछाल मारना, टू प्री कोविड लेवल्स एनी टाइम सून, कि किसी भी समय जल्द ही प्री कोविड-19 लेवल तक हम पहुंच पाएंगे, इस बात की भविष्यवाणी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है ना, आगे देखते हैं। द MPC's सेंट्रल रेमिट ऑन इन्फ्लेशन है ना, क्या डिटेल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई मुद्रास्फीति को लेकर हम बात करें, ये जो इन्फ्लेशन है ना, इस इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या फिर एक तरीके से महंगाई। और ये जो शब्द आया है रेमिट, इस रेमिट का मतलब होता है कोई भी एरिया है ना, कोई भी एरिया है ना, कोई भी एरिया जिसमें आप कह सकते, जिसको आप कंट्रोल करते हो, कोई भी एरिया, द एरिया दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अथॉरिटी हैज़ कंट्रोल ओवर, कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। तो MPC जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसका जो सेंट्रल है ना, जो मतलब केंद्रीय कंट्रोल करने का जो क्षेत्र है ऑन इन्फ्लेशन, ऑल्सो रिमेन्स अ कंसर्न, ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऑल्सो रिमेन्स अ कंसर्न, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि भाई MPC इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल करने का जो उसका क्षेत्र है ना, वह भी चिंता का विषय बना हुआ है। कोर इन्फ्लेशन, कोर का मतलब होता है बिल्कुल मूल है ना, बिल्कुल एकदम आप कहते हो ना, बिल्कुल एकदम आधार। इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का मतलब है बिल्कुल अगर मूल रूप से मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें। द पैनल ऑब्जर्व, कि ये जो MPC का जो पैनल है ना, MPC का जो ग्रुप है, उसने इस बात को ऑब्जर्व किया कि कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, हेड हार्डन्ड, यह और ज़्यादा सख्त हुआ है, और ज़्यादा कठोर हुआ है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड, कि भाई अक्रॉस द बोर्ड का मतलब है कि भाई अफेक्टिंग एवरीवन, कि भाई आप कोई सिस्टम है आपका, उस सिस्टम में सभी को प्रभावित करना है ना, उस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या उस सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन सबको प्रभावित करना। तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में पैनल ने ऑब्जर्व किया कि भाई
कि ये जो कोर इन्फ्लेशन है ना, और ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसने सबको प्रभावित किया है। एंड इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू टच 6% इन फरवरी, एंड इंक्रीज्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट। और ये जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें आप कह सकते हो कि 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हमें देखने को मिली, और ये जो कोर इन्फ्लेशन है ये एक तरीके से 6% तक पहुंच गया फरवरी में। द आरबीआई इज कॉग्निसेंट ऑफ, देखो कॉग्निसेंट का मतलब होता है इस बात की जानकारी होना, है ना, इस बात की जानकारी होना। द आरबीआई इज कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट, कि आरबीआई को इस तथ्य की पूरी तरीके से जानकारी है दैट देर आर बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड प्रेशर्स दैट में इम्पैक्ट। आरबीआई को इस बात का पूरी तरीके से पता है कि भाई दोनों तरह के प्रेशर हैं, अपसाइड और डाउन साइड, है ना, कि भाई आप कह सकते हो कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों तरह के प्रेशर हैं। दैट में इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना। दैट में इम्पैक्ट द ट्राजेक्टरी ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, ट्राजेक्टरी का मतलब है यहाँ पे मार्ग, ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल कि भाई ये जो खुदरा महंगाई है, यहाँ पे रिटेल का मतलब है खुदरा, खुदरा से मतलब है कि ये जो आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे सामान खरीदते हो ना आप, उसको बोलते हैं रिटेल, है ना। एक तो होता है थोक बिक्री और एक होती है खुदरा बिक्री। थोक में क्या करते हो आप, एक बल्क में सामान खरीदते हो ना, लार्ज क्वांटिटी में, और रिटेल पे क्या करते हो आप, एक वस्तु खरीद ली, दो वस्तु खरीद ली ना, एक एक दो दो करके सामान खरीदते हो आप। तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन का मार्ग है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो खुदरा कीमतें हैं वस्तुओं की, है ना, उनका जो मार्ग है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आरबीआई को इस बात की पूरी तरीके से जानकारी है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, कि भाई आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है, किस बात को, द क्रिटिकल सिग्निफिकेंस दैट दिस ईयर्स मानसून रेन्स विल हैव ऑन फूड प्राइसेस, कि मतलब इस नाजुक बात को, क्रिटिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट दिस ईयर्स मानसून, कि इस साल की जो मानसून की वर्षा है वह प्रभाव डालेगी किस चीज़ पर, ऑन फूड प्राइसेस, कि भाई आने वाले, कि भाई ये मानसून की जो वर्षा रहेगी, ये मानसून की वर्षा बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगी किस पे, फूड प्राइसेस पे, है ना, कि भाई जो भी हमारे फूड है ना, उन पर, उनको बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित करेगी। विच हैव बीन अ रिसेंट सोर्स, which have been a recent source of upward pressure on price stability, कि भाई अगर हम कीमतों की स्थिरता की बात करें तो कीमतों की स्थिरता पे ये जो फूड प्राइसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं प्राइस स्टेबिलिटी को। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा फूड प्राइसेस पे, कि भोजन से संबंधित जो भी पदार्थ हैं, है ना, जो भी फूड प्राइसेस हैं, उनकी कीमतें प्राइस स्टेबिलिटी को काफ़ी हद तक निर्धारित करती हैं। विच हैव बीन, जो कि रही हैं, अ रिसेंट सोर्स ऑफ अपवर्ड प्रेशर, और फूड प्राइसेस जो है ना, इन पे इनके एक तरीके से विच हैव बीन अ रिसेंट सोर्स ऑफ अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस स्टेबिलिटी। तो फूड प्राइसेस की आप कह सकते हो कि ये जो फूड प्राइसेस की जो कीमतें हैं, यह एक लगातार स्रोत रही हैं किस बात का, एक एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट किया। अपवर्ड प्रेशर का मतलब है एक दबाव डालना ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई अगर हम कीमतों की स्थिरता की अगर हम बात करते हैं तो उस पर फूड प्राइसेस जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा दबाव डालती रही हैं। और आगे आने वाला ये जो मानसून है वह मानसून काफ़ी हद तक दोबारा से फूड प्राइसेस को निर्धारित करेगा, है ना, कि भाई मानसून कैसा रहता है इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले समय में फूड प्राइसेस क्या रहेंगी। और ये जो फूड प्राइसेस है ना, ये सबसे ज़्यादा कीमतों को प्रभावित करती हैं। एंड बोथ मिस्टर दास एंड द ब्रॉडर कमिटी, कि दोनों ने, कौन कौन दोनों, एक तो हो गए मिस्टर दास और ये जो हमारी पूरी की पूरी कमेटी है, विस्तृत रूप से इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने इस बात पे जोर दिया है, स्ट्रेस यानी जोर देना, द वाइटल, वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण, नीड फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स, कि भाई केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के लिए इस बात की महत्वपूर्ण ज़रूरत है टू इनिशिएट, कि शुरुआत की जाए, इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, सम कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब है समन्वित रूप से कुछ एक्शन की शुरुआत की जाए, है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब है मिलजुल के काम किया जाए, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जो हैं वे मिलजुल के काम करें, इस बात की ज़रूरत है, ऐसा कहना है मिस्टर दास का और ये जो हमारी एमपीसी है इस कमेटी का, कि भाई कोऑर्डिनेटेड एक्शन जरूरी है। टू ईज, ईज का मतलब है
रिलैक्स करना, राहत प्रदान करना। द टैक्स बर्डन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं उन पे जो टैक्स का भार है उस टैक्स के भार को कम किया जाए। गिवन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द रिपल सेकंड राउंड इफेक्ट, देखो रिपल का मतलब होता है लहर, देखो इस लहर, रिपल सेकंड राउंड इफेक्ट। देखो रिपल इफेक्ट क्या होता है, रिपल इफेक्ट का मतलब होता है ये तालाब है, इस तालाब में आपने यहाँ पत्थर फेंका तो जो लहर उठेगी ना वो लहर उठती उठती जाएगी और बिल्कुल अंत तक प्रभावित करेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी एक क्षेत्र में अगर परिवर्तन आता है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। फॉर उदाहरण के तौर पे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया। तो जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया तो मानो जैसे आप क्या कर रहे थे, गेहूं ट्रांसपोर्ट हो रहा था, पहले 25 रुपये किलो पड़ रहा था, अब आपने क्या किया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी 1 से 2 रुपये, तो अब ये जो गेहूं है ये भी 26 से लेके 27 रुपये किलो पड़ेगा ना। इसी प्रकार से आगे कीमतें, अब गेहूं से जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे बिस्किट बनते हैं तो उन बिस्किट की कीमत, जैसे बिस्किट मान लो पहले 5 रुपये का आता था अब वो 6 रुपये का हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या, रिपल इफेक्ट, लहर प्रभाव। गिवन the ripple second round effects that the high cost of transport fuels have on overall inflation, कि ओवरऑल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें ना, अगर हम एक समग्र रूप से टोटल मुद्रास्फीति की समग्र रूप से अगर हम महंगाई की बात करें तो उसको जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, एक केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जो हैं उन्हें समन्वित रूप से काम करते हुए जो विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैक्स का भार लगा रखा है ना उसमें थोड़ी सी राहत देना चाहिए। क्यों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो रिपल सेकंड राउंड इफेक्ट है ना, दैट द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स हैव ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन, कि भाई अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं इनमें अगर थोड़ी सी भी राहत प्रदान नहीं करते हैं तो ट्रांसपोर्ट फ्यूल की हाई कॉस्ट के चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन प्रभावित हो सकती है और इसका लहर रूप में प्रभाव जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड लॉजिस्टिक। देखो हाई कमोडिटी का मतलब है वस्तुएं, हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, कि भाई जो उच्च अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं, एंड लॉजिस्टिक्स। देखो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है संचालन करना, कि भाई कोई भी कंपनी है ना, उस कंपनी में प्रोडक्ट कच्चा माल मंगाया जाता है, उस कच्चे माल को फिर जो है निर्मित किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस प्रोडक्ट को जो है फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो गतिविधि है ना ये लॉजिस्टिक्स कहलाती है। लॉजिस्टिक्स यानी संचालन। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं और ये जो पूरा की पूरा संचालन है उसकी जो पूरी की पूरी कॉस्ट है, आर ऑल्सो थ्रेटनिंग टू पुशअप, ये भी डरा रही है। टू पुशअप, पुशअप का मतलब है आगे की ओर धकेलना। इनपुट कॉस्ट्स अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, कि भाई इसके चलते क्या हो सकता है कि भाई लॉजिस्टिक्स, ये जो पूरा की पूरा रख रखाव है ना, उनकी जो कीमतें हैं, इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतें हैं ये भी हमें डरा रही हैं। क्या डरा रही हैं कि ये एक तरीके से फोर्स कर रही हैं, किस बात को फोर्स कर रही हैं, इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है आपकी लागत की कीमत, अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, कि भाई जो हमारे निर्माण क्षेत्र हैं या फिर जो हमारे सर्विस क्षेत्र हैं उनमें भी निर्माण की जो लागत है वह और ज़्यादा बढ़ सकती है। पॉजिंग, और इसके चलते क्या हो रहा है, हमारे सामने एक डिफिकल्ट समस्या खड़ी हो रही है। पॉज करने का मतलब होता है पॉज, POSE, पॉज का मतलब एक डिफिकल्ट समस्या खड़ी करना। पॉजिंग अ रियल चैलेंज टू पॉलिसी मेकर्स, तो इसके चलते हमारे जो नीति निर्माता हैं उनके सामने एक वास्तव में कठिन समस्या खड़ी हो रही है। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ फार हार्डर, कि यह कहीं ज़्यादा मुश्किल है, टू इन्फ्लुएंस दीज वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स का मतलब है कि अगर इन चीज़ों की अगर हम बात करें, किन चीज़ों की बात करें, कि ये जो हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस है, लॉजिस्टिक्स है, ये कुछ ऐसी बातें हैं है ना जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप इनको चेंज नहीं कर सकते तो कुल मिला के ये प्रभाव डालेंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पे, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हमारे नीति निर्माता है ना, उन नीति निर्माताओं के सामने एक बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि इन नीति निर्माताओं के सामने जो है ना बहुत ही कठिन चुनौती जो है वो बनी हुई है ना। ये एडिटोरियल फाइनल बात यहाँ तक करना चाहता है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है तो उसका वो बस इसको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा ना। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करना चाह रहा है
कि भाई ये जो भी मतलब एक तरीके से ये जो भी बातें हमने की, खास करके कौन सी बातें हमने की, ये जो हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस है और लॉजिस्टिक्स की जो कीमतें हैं, है ना, ये कीमतें जो हैं ये इस बात का खतरा पैदा कर रही हैं, किस बात का खतरा पैदा कर रही हैं कि जो हमारा निर्माण क्षेत्र है या फिर जो हमारा सर्विस क्षेत्र है, इसमें लागत बढ़ सकती है और इस लागत के बढ़ जाने से हमारे सामने एक वास्तविक खतरा खड़ा हो रहा है, पॉलिसी मेकर्स के सामने एक वास्तविक खतरा जो है खड़ा हो रहा है कि भाई कैसे निपटें इस सिचुएशन से। क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए इट इज़ फार हार्डर कि ये कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है टू इन्फ्लुएंस दीज वेरिएबल्स, कि इन वेरिएबल्स की अगर हम बात करें ना, इन परिवर्तनशील वस्तुओं की अगर हम बात करें, हाई इंटरनेशनल कमोडिटी और लॉजिस्टिक्स है ना, इनकी कीमतों में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, है ना। आगे देखते हैं विथ द आरबीआई ऑन मार्च सर्वे, कि भाई आरबीआई का स्वयं का जो मार्च का जो सर्वे है जो कि इन्फ्लेशन को लेके किया गया है, मुद्रास्फीति के ऊपर आरबीआई ने जो सर्वे किया है ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस शोइंग दैट अर्बन हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट प्राइसेस, शोइंग का मतलब है दिखाते हुए, दैट अर्बन हाउस होल्ड, कि भाई जो शहरी क्षेत्र हैं एक्सपेक्ट प्राइसेस टू एक्सेलरेट ओवर अ 1 ईयर होराइजन, और 1 ईयर होराइजन का मतलब है आगे आने वाला 1 साल का जो क्षितिज है, 1 साल का जो हमारा क्षेत्र है उसकी अगर हम बात करें ना, 1 ईयर होराइजन, यहाँ पे होराइजन से मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिमिट, कि भाई 1 साल की पूरी लिमिट की अगर हम बात करें, है ना। तो आरबीआई ने मुद्रास्फीति को लेके जो सर्वे किया है उसमें आरबीआई ने ये उम्मीद जताई है ना, ये उम्मीद जताते हुए, क्या उम्मीद जताते हुए कि भाई शहरी शहरी जो घरेलू क्षेत्र है, हाउस होल्ड का मतलब है यहाँ पे घरेलू क्षेत्र, तो शहरी जो घरेलू क्षेत्र है वहाँ आप ये उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट प्राइसेस, वहाँ पे आप ये उम्मीद कर सकते हो कीमतें जो हैं वे बढ़ेंगी। एक्सेलरेट का मतलब है और ऊपर जाना और बढ़ना, ओवर अ 1 ईयर होराइजन, कि आगे आने वाला ये जो 1 साल रहेगा, आगे आने वाला जो साल रहेगा उसमें घरेलू जो क्षेत्र है, शहरी जो घरेलू क्षेत्र है वहाँ पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। मॉनेटरी अथॉरिटीज़, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे इस बात को वहन नहीं कर सकते, कैन इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड, है ना। टू ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब है कि भाई जो आपने अलर्टनेस बरत रखी है उस अलर्टनेस को छोड़ नहीं सकते, आप बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ सकते, आपको बाजार पे अपनी नज़रें गड़ाए रखनी होंगी, है ना। आपको बाजार को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ लगातार चेंज करते रहना होगा, आपको अकोमोडेटिव रहना होगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मॉनेटरी अथॉरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वे इस बात को वहन नहीं कर सकते कि वे बिल्कुल एक तरीके से ढीले पड़ जाए, है ना। उनको बिल्कुल एकदम एकदम उनको चौकन्ना रहना होगा, है ना, टू ड्रॉप देयर गार्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई कीमतों की स्टेबिलिटी को लेके उनको बिल्कुल चौकन्ने बने रहना होगा। फॉर एट स्टेक इज, एडिटोरियल कहता है कि भाई देखने वाली जो बात है, दाव पे क्या चीज़ लगी हुई है, इज देयर हार्ड अर्नड क्रेडिबिलिटी, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने विश्वसनीयता अर्जित की है ना। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीय, हार्ड अर्नड का मतलब है जो कि बड़ी मुश्किल से कमाई है, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे लोग बाग विश्वास करते हैं, है ना। तो ये जो विश्वसनीयता मॉनेटरी पॉलिसी ने कमाई है उनकी ये विश्वसनीयता दाव पे लगी हुई है। तो इस विश्वसनीयता की रक्षा करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल अलर्ट रहना होगा प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर और अकोमोडेटिव स्टांस अपनाना होगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल जो है उस सेकंड एडिटोरियल को भी देख लेते हैं। फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ जाना, कम रह जाना, कमी पड़ जाना। इंडिया मस्ट इंश्योर, इंडिया को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, देयर इज नो वैक्सीन शॉर्टेज, कि भाई जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसमें कमी ना पड़ जाए। एंड मूव, और भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब है और ज़्यादा तेजी लाना, और ज़्यादा बढ़ाना। यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है पहुँच, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है सार्वभौमिक पहुँच, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक, है ना, मतलब हर लोग तक, प्रत्येक व्यक्ति तक, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, है ना, प्रत्येक व्यक्ति तक कोरोना वायरस वैक्सीन की पहुंच हो सके, इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए और भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी हाल में इस वैक्सीन में जो है, इस वैक्सीन की जो है शॉर्टेज ना पड़ जाए, है ना, कमी ना आ जाए। इसी के ऊपर ये पूरा सेकंड एडिटोरियल आधारित है।